बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 5 स्टडी करेंगे आज हम। अच्छा, कुछ लिमिटेशन थी ब्रोंसली लेबोरी एथड बेस कॉन्सेप्ट के अंदर कि वो SO2 BF3 इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ये एसिड है कि बेस, क्योंकि ना तो वो प्रोटॉन डोनेट करते थे ना ही वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते थे। तो इसके लिए फिर एक इशू बन गया कि ये हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे ये एसिड है या बेस है। तो इसके लिए फिर लीवस ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेस का इन 1923 के अंदर। अच्छा, उसने कॉन्सेप्ट क्या दिया? अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे बताना पड़ेगा आपको। ये प्रायोरिटेबल है, ये वैसे सारा एक्सप्लेन किया मैंने 9th के अंदर। इन विद इन 5 मिनट्स आप याद कर सकते हो, विद इन 5 मिनट्स भी ज़्यादा है। अच्छा, पहले 10 एलिमेंट आपने याद रखने हैं: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रीलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। यानी कि जो पहले 10 एलिमेंट है ना, इनको आपने अच्छी तरह ध्यान में रखना है। इनके एटॉमिक नंबर ध्यान में रखने हैं। हाइड्रोजन अगर पहले नंबर पे है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम दूसरे नंबर पे तो एटॉमिक नंबर 2 है। इस तरह लिथियम, ब्रीलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये 10 एलिमेंट आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए ताकि फिंगर से ही आप उसके एटॉमिक नंबर बता सको। मेन मकसद यही है कि एटॉमिक नंबर उसके बता सको आप। अच्छा, अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले मैं एग्जांपल अच्छी तरह समझाऊंगा, जब एग्जांपल समझ में आ जाएगी फिर टॉपिक आपको कुछ नहीं कहेगा, वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? अगर आप फिंगर पे भी काउंट करें तो 7 बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। अब एटॉमिक नंबर 7 का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या थी? एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन थी नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यानी कि प्रोटॉन की तादाद। और याद रखना, जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन भी हमेशा उतने ही होते हैं। अगर 7 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद है शेल या सब शेल के लिहाज से? सेकंड चैप्टर में करवाई थी। अगर प्रोटॉन 7 है तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? गुड, शाबाश, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने बाकी बच गए? 7 में से 2 निकाल दो तो दूसरा शेल होगा। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5 आएंगे। गुड, शाबाश। यहाँ तक समझ आ गई बात की? आसान तो नहीं है? अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, जिस तरह हमने कोवलेंट बॉन्ड बनाते थे तो हम सिर्फ बाहर वाला शेल लेते थे, अंदर वाले को नहीं लेते। तो नाइट्रोजन के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने हैं? 5। होने कितने चाहिए? होने कितने चाहिए? रिक्वायर्ड कितने यहाँ पे? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब था डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। अब हैं कितने? 5। तो वो कैसे पूरे करने वो बाद का मसला है। पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं। नाइट्रोजन है हमारे पास। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 1 2 3 4 और 5। यानी कि मैंने ये डॉट का मतलब इसके 5 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए हैं कि नाइट्रोजन के आखिरी मदार में 5 है तो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। होने कितने चाहिए थे? 8। तो मजीद कितने चाहिए? 3 चाहिए। इसको स्टेबल होने के लिए, ये हमने वैसे सारी बातें 3rd और 4th चैप्टर में पढ़ ली हैं बड़ी तफसील के साथ, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। होने 3 चाहिए। तो हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो प्रोटॉन कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन? गुड, शाबाश। तो प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1 ही होगा। अब आप मुझे बताओ इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होने चाहिए मैक्सिमम? फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डुप्लेट रूल। पहले ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा तो नहीं ना हो सकते। तो इसको अपने ऑर्बिट को मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। नाइट्रोजन को अपने सेकंड ऑर्बिट को मुकम्मल करने के लिए 3 चाहिए। अब क्या करता है ये जो हाइड्रोजन होता है, इसके इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन होता है ये 1, इसको मैं क्रॉस के जरिए ज़ाहिर कर रहा हूँ। किस जरिए ज़ाहिर कर रहा हूँ? क्रॉस के जरिए। अब ये जो है ना एटम जो हाइड्रोजन का, एक इधर आ जाता है, देखो ज़रा, नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है।
ये दूसरा हाइड्रोजन फिर आता है और एक साथ अपना एक बॉन्ड शेयर कर लेता है। फिर तीसरा हाइड्रोजन आता है, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बना है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, ये इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी हमने 4 चैप्टर में स्टडी किया हुआ है और ये बोर्ड में सवाल बड़ा है, मैं डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो अब ये जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान जो दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, पेयर का मतलब जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है या पेयर है, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन गिनो, कितने हो गए? 2 पूरे नहीं हो गए? इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे, इसके भी 2 पूरे। शेयरिंग कर ली। शेयरिंग का मैंने मतलब आपको समझाया था कि जब वो दो दोस्त बैट खरीदने जाते हैं तो हज़ार रुपया डाल के बैट, 2,000 कीमत है, दोनों क्या करते हैं, हज़ार रुपया डाल के बैट खरीद लेते हैं। अब वो जो बैट है वो किसका है? औलाद बस दोनों दोस्तों का है। अब इसी तरह ये नाइट्रोजन है, ये एक फ्रेंड है, हाइड्रोजन भी फ्रेंड है। ये अपना 1,000 रुपया देता है नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन अपना 1,000 रुपया देता है। तो दोनों ने डाल के एक बॉन्ड पेयर बना लिया। इस तरह जरा दोस्त मिलके बैट खरीदते हैं, इन्होंने मिलके अब खुद को स्टेबल कर लिया। आगे बात समझ यहाँ तक? तो ये हमारा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड है। अब ये जो 2 डॉट पड़े हुए हैं, ये कौन से हैं? इनको बॉन्ड पेयर कह सकता हूँ मैं? ये कौन सा पेयर है तो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा है? इसे हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसी बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहा, ये सिर्फ नाइट्रोजन के अंडर है। ये जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों के अंडर है। यहाँ तक क्लियर होगी बात? अच्छा, ये तो सारा बेस था जो मुझे समझाना पड़ा आपको। अब आपको ये समझ आ रही है बना कैसे है? मेरा मेन मकसद ये था कि अब देखो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल? 2, 2 4, 2 6 और 2 8। अब नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, दोनों स्टेबल हो गए। अब हम अगली बात करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इस हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, क्या करूं? मैंने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये वाला, ये ज़बरदस्ती, चलो इस तरह आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। ये देखो, मैंने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये खाली रह गया ऑर्बिट, और ये इलेक्ट्रॉन, अब जब, चलो ये देखो जरा, ये इलेक्ट्रॉन निकला है इधर। अब देखो, जब इस एटम की बात करो, इसके पास एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना? 0। यहाँ पे चार्ज 0 था। अब जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अब इसको देखो, इसके पास एक प्रोटॉन है और चार्ज कितना है इसके ऊपर, और सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके ऊपर? कोई भी नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज कितना होगा इसके ऊपर? +1। अब ये समझ आई +1 कैसे है? असल में जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन एटम नहीं है और इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ये जो हाइड्रोजन आयन है इसको मैं इसके साथ रिएक्ट करवाता हूँ, हाइड्रोजन आयन को इसके साथ मैं रिएक्ट करवाता हूँ, यानी कि हाइड्रोजन आयन और ये अमोनिया होती है NH3, इसका तो रिएक्शन होगा। अब अब आप गौर करो, ये जो हाइड्रोजन आयन है, क्या इसके पहले ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 2। गुड, शाबाश। अब इस पे इसी बात पे गौर करना है आपने। अब ये नाइट्रोजन कहता है मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन फालतू पड़े हैं। हाँ जी, वो कहता है कि मेरे पास ये फालतू पड़े हैं, तुम्हें ये चाहिए, तो क्यों ना मैं तुम्हें अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं। वो कहता है मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे दूं। इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये आपने पढ़ा भी हुआ है वैसे 9th में, कोवलेंट बॉन्ड के आगे आता है। तो ये क्या हो रहा है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है क्योंकि उसको रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब बनता क्या है? अब एथर्ड बेस क्या होता है ये बाद में बताता हूँ। ये तो अब आपको सारी कहानी समझ है ना, ये जो बन रहे हैं, ये हाइड्रोजन जो आ रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है कि ये लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, तो इसको हम एरो से ज़ाहिर करेंगे। इससे ज़ाहिर करेंगे एरो से। इससे ये साबित होता है कि ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसके ऊपर पॉजिटिव आइन था हाइड्रोजन के ऊपर। तो अब आपने पूरी ब्रैकेट लगानी है, दोनों तरफ ब्रैकेट लगा के आपने इसके ऊपर पॉजिटिव आइन लिख देना है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आइन मौजूद हो, अगर नहीं है तो नहीं लिखना। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है लीवस एथर और लीवस बेस क्या होता है। अब ये सारी कहानी बताने का मेरा मकसद क्या था, वो ये था, लीवस एथर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी बेस, लीवस बेस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो लीवस बेस होता है।
क्या चीज? इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या लफ्ज़ बोला मैंने? कोई भी ऐसी स्पीशी, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी आयन या कंपाउंड क्या करे जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे, डोनेट करे, वो क्या है? बेस। और जो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, तो आसान तो नहीं है। असल में डेफिनेशन बस इतनी है, लेकिन जो पहले सारी मैंने स्टोरी सुनाई है वो सिर्फ आपकी बेस बनाई है कि ये डोनेट क्यों कर रहा है और वो एक्सेप्ट क्यों कर रहा है। तो जो कोई भी स्पीशी या मालिक, ये मैं आगे डेफिनेशन समझा देता हूँ आपको वो रिटर्न में। कोई भी स्पीशी या कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस होता है, और कोई भी ऐसा कंपाउंड, स्पीशी या आइन जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है। और इन दोनों के रिएक्शन से जो नई चीज बनती है, अब ये एक नई चीज बन गई, इसको बोलते हैं अडक्ट। और ये किसके जरिए बना है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए बना है, और इसका नाम क्या? अडक्ट। ये बोर्ड में एमसीक्यूज भी आता है कि लीवस एसिड में कौन सी चीज बनती है, क्या बनती है? अडक्ट बनता है। यानी कि जो इनके रिएक्शन से जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं? अडक्ट। ये बोर्ड में एमसीक्यूज में बहुत दफा आया हुआ है, जो चीजें आ रही हैं बता रहा हूँ। तो आप, ये सवाल भी बोर्ड में आता है, यहाँ तो कोई क्वेश्चन? अच्छा नेक्स्ट देखो जरा आप। नेक्स्ट हमारे पास आ गया अब डेफिनेशन। ये तो मेरे ख्याल से इजी है, ये ना भी मैं बोलूँ तो आपको समझ आनी चाहिए, मेरा तो गला खुश्क हो जाएगा फिर। एन एसिड इज अ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। क्या करता है वो? क्या चीज़ एक्सेप्ट करता है? इलेक्ट्रॉन पे। गुड शाबाश। लिवस बेस क्या होता है? वो डोनेट करता है। क्या चीज़ डोनेट करता है? इलेक्ट्रॉन पे। देखो ना, अब ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होगा तो आप खुद रिटर्न लिख सकती हो उन चीज़ों को। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो नई चीज़ बनती है एसिड बेस के जरिए रिएक्शन से, जो नई सिंगल स्पीशी बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोडक्ट का नाम देते हैं। यहाँ तक कोई ऐसी बात जो समझ आई हो? सारी आ गई? पूछ लूँ फिर मैं आपसे? माशाल्लाह, अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया अब। अच्छा, एक और एग्जाम्पल